नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 संस्कृत अनुवाद को सीखेंगे जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप 80% अनुवाद बनाना सीख भी जाओगे। इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वाक्य है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। अब इसका अनुवाद कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीके से ये समझिए। यहाँ देखिए, वाक्य कहता है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। अब हमें सिर्फ देखना है कि कौन से शब्दों के साथ कौन कौन से कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहला शब्द है हिमालय और इसके साथ हमें कोई कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं दिखाई देता है। और हमें पता है कि जब कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा है। और ने कारक चिन्ह जहाँ छिपा रहता है वहाँ पर हम जो है प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, क्योंकि ने कारक चिन्ह कर्ता कारक का संकेत होता है और कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ हिमालय शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है तो हम ने कारक चिन्ह मानेंगे और इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो हिमालय का प्रथमा हिमालयः, जिस प्रकार से रामः बालकः, इसी प्रकार से हिमालयः। फिर आगे है पर्वतों का। अब यहाँ का कारक चिन्ह है और हम ये भी जानते हैं कि काके की या फिर रारे री कारक चिन्ह संबंध कारक को दर्शाता है और संबंध कारक में हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, यानी कि अब इस पर्वत शब्द में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि षष्ठी विभक्ति कौन सा वचन लगाएं, एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन। तो देखिए, कहता है हिमालय पर्वतों का राजा है, पर्वत का राजा नहीं पर्वतों का, यानी कि ये बहुवचन में है तो हम षष्ठी का बहुवचन लिखेंगे। तो पर्वत का बहुवचन करेंगे पर्वता नाम, राजा के लिए राजा और है के लिए अस्ति। कितनी आसानी से अनुवाद हो रहा है। देखिए, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालयः पर्वता नाम राजा अस्ति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, इसे देखिए, कहता है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। अब इसमें भी हमें देखना है कि कौन से शब्द के साथ कौन से कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहला शब्द है संस्कृत और इसके साथ हमें कोई कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है और ने कारक चिन्ह यानी कि ये कर्ता कारक है और इसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो संस्कृत का हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा संस्कृत ही रहेगा। भारत की, यहाँ काके की या फिर रारे रे चिन्ह है, यानी कि अब यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो भारत में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन कौन से वचन में, तो ये देखिए, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। यहाँ भारत जो है एक देश है और भारत देश एक ही है, यानी कि भारत शब्द का प्रयोग कहीं भी किया जाए तो यह एक वचन में ही किया जाएगा, क्योंकि भारत एक ही देश है। तो एक वचन में लिखेंगे भारतस्य, षष्ठी का एक वचन करेंगे भारतस्य। प्राचीन ये अव्यय शब्द है, इसका संस्कृत होता है प्राचीनः, भाषा के लिए भाषा, है के लिए अस्ति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, संस्कृत भारतस्य प्राचीनः भाषा अस्ति। चलिए, इसी प्रकार से आगे अब तीसरा वाक्य है, वह पढ़कर घर गया। वह के लिए क्या लिखते हैं, तो सह लिखते हैं। पढ़कर, पढ़ना का पठ धातु होता है, लेकिन अब इसमें कर एक नया शब्द जुड़ गया। तो देखिए, पढ़ना का पठ हो गया पठ। अब जिस वाक्य में जिस क्रिया में जो है कर शब्द जुड़ा हो वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। कत्वा, जैसे ही हमें कर दिखा, पढ़कर, खाकर, पीकर, तो उस धातु में हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। तो पठ जोड़ कत्वा, कत्वा का सिर्फ त्वा शेष बचता है, तो क्या हो जाएगा पठ, आधा ठ और आधा त व पठत्वा। लेकिन ये त्वा शब्द जुड़ने से पहले इक का आगम होता है और इक का ई शेष बचता है, तो क्या हो जाएगा पठित्वा। त्वा जुड़ने से पहले ई आ जाता है तो हो जाएगा पठित्वा। वह पढ़ कर तो पठित्वा, वह खाकर तो सह खादित्वा, वह पीकर तो सह पीत्वा। इस तरह से जिसमें कर शब्द जुड़ा हो उसमें हम कत्वा प्रत्यय लगा देंगे। इसे आप विस्तार से समझने के लिए हमारे प्रत्यय प्रकरण का
वीडियो देख सकते हैं। तो हो जाएगा वह के लिए सह, पढ़कर के लिए पठित्वा, घर इसका संस्कृत होता है गृहम, गया ये गया भूतकालिक वाक्य है यानी कि लंग लकार, तो हो जाएगा अगच्छत, वह पढ़कर घर गया, सह पठित्वा गृहम अगच्छत। कितने आसानी से बन रहा है। चलिए आगे अब देखिए चौथा वाक्य, ये कहता है उद्यान में फूल खिले हैं। उद्यान में, उद्यान के साथ में कारक चिन्ह है और में कारक चिन्ह अधिकरण कारक में आता है यानी कि सप्तमी विभक्ति में। तो उद्यान में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ वाक्य कहता है उद्यान में, यहाँ उद्यानों में नहीं उद्यान में है यानी कि एक वचन में है, तो सप्तमी विभक्ति का हम एक वचन लिखेंगे उद्याने। जिस प्रकार से रामे, बाल के, इसी प्रकार से उद्याने। फूल, फूल के लिए पुष्पाने, क्योंकि फूल खिले हैं ये बहुवचन में है यानी कि बहुत सारे फूल खिले हैं, तो पुष्पाने यहाँ खिले हैं। यदि रहता उद्यान में फूल खिलते हैं तो हम लिखते उद्याने पुष्पानि विकसन्ति, लेकिन यहाँ कहता है उद्यान में फूल खिले हैं यानी कि पहले से ही विकसित हुए पड़े हैं, पहले से ही खिले हुए हैं, तो हम लिखेंगे विकसित बंत और हैं के लिए संति। उद्यान में फूल खिले हैं, उद्याने पुष्पानि विकसित बंत संति। यही रहता उद्यान में फूल खिलते हैं तो उद्याने पुष्पानि विकसन्ति, लेकिन यह वाक्य है उद्यान में फूल खिले हैं यानी कि पहले से ही खिले हुए हैं, तो लिखेंगे उद्याने पुष्पानि विकसित बंत संति। चलिए इसी प्रकार से आगे अब पांचवा वाक्य है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह के लिए लिखेंगे सह, प्रतिदिन ये अव्यय शब्द है तो लिखेंगे प्रतिदिनम, इसका संस्कृत प्रतिदिन ही होता है, बस इसमें द्वितीय विभक्ति की तरह लगा देंगे प्रतिदिनम। विद्यालय, विद्यालयम, जाता है गच्छति, जाता है लट लकार है वर्तमान काल में, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वर्तमान काल की चर्चा हो रहा है तो गच्छति। चलिए छठा वाक्य कहता है कि राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। राजा के लिए, राजा क्योंकि यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो प्रथमा विभक्ति, राजा का प्रथमा राजा ही होता है, ब्राह्मण को वस्त्र देता है। अब यहाँ को कारक चिन्ह आ गया और को कारक चिन्ह दो जगह आता है, एक द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में और एक चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में, यानी कि अब इस ब्राह्मण शब्द में या तो द्वितीय विभक्ति लगेगा या फिर चतुर्थी विभक्ति लगेगा, इन दोनों में से ही कोई लगेगा। तो चलिए इसे भी हम कंफर्म करते हैं। देखिए जहां पर कोई चीज देने की बात हो, चाहे किसी को भी कोई भी चीज दी जाए, उसमें हम जो है चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो यह वाक्य कहता है कि राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। किसको देता है? तो ब्राह्मण को देता है, यानी कि अब इस ब्राह्मण शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चलिए तो ब्राह्मण का चतुर्थी क्या होता है? ब्राह्मणाय, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मणो ये बहुवचन में वाक्य था तो हो जाएगा ब्राह्मण्यभ्यः बहुवचन में। यदि रहता राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है तो राजा ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, यहाँ वाक्य है राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, ब्राह्मणों को बहुवचन में, तो हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्र के लिए वस्त्रम देता है ददाति। चलिए आगे अब सातवां वाक्य कहता है वह सांप से डरता है। वह के लिए सह, सांप से, यहाँ से कारक चिन्ह भी दो जगह आता है, एक तृतीय विभक्ति में और एक पंचमी विभक्ति में, यानी कि अब इस सांप शब्द में या तो तृतीय विभक्ति लगेगा या फिर पंचमी विभक्ति लगेगा। तो चलिए इसे भी हम कंफर्म करते हैं। यह वाक्य कहता है कि वह सांप से डरता है, यानी कि जब डरने की बात हो, चाहे किसी से भी डरे, तो उसमें हम जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। चाहे जिससे भी डरा जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यह वाक्य कहता है कि वह सांप से डरता है, तो वह के लिए सह, सांप से डरता है। किससे? तो सांप से, यानी कि सांप में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो सांप का संस्कृत होता है सर्प और इसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जिस प्रकार से रामात, बालकात, इसी प्रकार से सर्पात, डरता है बिभेति। यहीं पर वाक्य रहता कि वह बाघ से डरता है। किससे डरता है? तो बाघ से। तो यहाँ पर हम बाघ में सब पंचमी विभक्ति लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रात, डरता है बिभेति। यहीं पर वाक्य रहता कि वह गुरु से डरता है, तो सह, और गुरु में पंचमी लगाएंगे, गुरो हो, डरता है
पिबेति। इस प्रकार से हमें जिस भी चीज से डर लगे या फिर वाक्य में जिस भी चीज से डरने की बात कही गई हो उस चीज में हमें पंचमी विभक्ति लगाने हैं। चलिए आगे अब 8वां वाक्य कहता है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए यहाँ गांव के साथ के कारक चिन्ह लगा हुआ है। इस के कारक चिन्ह को देखकर आपको षष्ठी विभक्ति नहीं लगाना है। पहले वाक्य को समझिए। कहता है गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। जहां पर आपको दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर इस तरह से वाक्य दिखे तो वहां पर हमें द्वितीया विभक्ति लगाना है। जिसके दोनों ओर, चारों ओर या सभी ओर की बात हो उसमें हमें द्वितीया विभक्ति ही लगानी है। तो यहाँ वाक्य कहता है गांव के दोनों ओर। किसके दोनों ओर? तो गांव के दोनों ओर। तो गांव में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे ग्रामम। दोनों ओर का संस्कृत होता है उभयतः, चारों ओर का होता है परितः, सभी ओर का होता है सर्वतः। तो यहाँ कहता है दोनों ओर तो लिखेंगे उभयतः। वृक्ष हैं, वृक्ष ये दोनों ओर वृक्ष है। जब दोनों ओर वृक्ष हैं तो एक वृक्ष तो हो नहीं सकता दोनों ओर। दोनों ओर का मतलब है कि दोनों ओर बहुत सारे वृक्ष होंगे। तो बहुवचन में लिखेंगे वृक्षाः। जब ये बहुवचन में हो गया तो आगे हैं भी अस्ति अस्ता संति कर देंगे। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। यही रहता विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। वाक्य रहता विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। वही रहता विद्यालय के सभी ओर वृक्ष है तो विद्यालयम सर्वतः वृक्षा सन्ति। यानी कि दोनों ओर का उभयतः, चारों ओर का परितः, सभी ओर का सर्वतः और इन सब के योग में जिसके दोनों ओर, चारों ओर या सभी ओर की बात कही गई हो उसमें हमें द्वितीया विभक्ति लगाना है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो संस्कृत अनुवाद का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। और अब ये वीडियो देखने के बाद अब आपको संस्कृत अनुवाद कितने % समझ में आ गया ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।